हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम अंकिता लाल है और मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करने वाले हैं। ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बाकी सारे चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, और ये चैप्टर भी थोड़ा इन डेप्थ होने वाला है। और हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग 2 पार्ट में करते हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा जैसे कि आप लोग जानते हैं, और दूसरा पार्ट 1। ये सारे अपलोड हो जाएंगे और इस हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो हम लोग क्लास 10th के चैप्टर्स है उसको फॉलो करेंगे। स्टार्टिंग हुई लाइफ प्रोसेसेस से, है कि नहीं? तो लाइफ प्रोसेसेस में हमने सारे लाइफ प्रोसेस किए। फिर जब हम लोगों को नर्वस सिस्टम करना था तो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया। और अब एक और इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस करनी है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग जानेंगे जनन, जिसको हिंदी में कहते हैं कि जीव करते कैसे हैं। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे करते कैसे हैं, क्यों है। हमने पिछले क्लासेस में किया है कि वाई डू वी रिप्रोड्यूस, क्या रीज़न है। आप लोग एक बार उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर 2 क्लासेस हैं मेरी बनी हुई हैं, आप लोग वो जाके देखेंगे क्लास 9th की, जिसमें हमने डिटेल में ये किया है, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी की है। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, उससे क्या होगा ना, आप लोगों के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो फिर भी मैं स्टार्ट करने से पहले हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हम देख लेते हैं वाई। ओके, ऑल्दो वाई मैंने बताया आप लोगों को, बट मैं एक बार और बता दूंगी क्यों करते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन का एक ही बेसिस होता है कि हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन अपने जीन्स को पहुंचा सकें। एक जो जनरेशन है उससे दूसरी जनरेशन ले जा सके, क्योंकि हमारे मर जाने के बाद ये प्रूफ कि हम थे वो कैसे होता है, वो इस चीज़ से होता है कि हम अपने जीन्स प्रोपगेट करके जाते हैं। दिस इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि वो अपने कॉपीज़, ठीक है, ये हमारे बेसिकली कॉपीज़ हैं, वो छोड़ कर जाएँ। और वो कॉपीज़ जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑफस्प्रिंग। ठीक है, वो जो बच्चे होते हैं वो ऑफस्प्रिंग होते हैं। बेसिकली जेनरेशन मेंटेन करना, इसका एक जो बेसिस है वो है इनहेरिटेंस। ठीक है, और अपनी पॉपुलेशन कंटिन्यू करनी है। ठीक है, पॉपुलेशन कंटिन्यू करनी है ताकि सर्वाइवल रह सके स्पीसी का। बेसिकली हम एक स्पीसी होते हैं। ठीक है, हमारा सर्वाइवल रह सके, हमारी जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा सके, यही हमारा एम होता है रिप्रोडक्शन का, प्रजनन का यही एक रीज़न होता है। अब तो ये पता चल गया, अब थोड़ा जानते हैं कैसे होता है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारी बॉडी कॉपी बनाती है, इतना तो आपको पता चल गया। इसका अगर सिंपल भाषा में बात करें तो कॉपी मशीन के अंदर हम डालते हैं और हमारे एक कॉपी पेपर डाला और फिर उसके जैसे 2 पेपर आ गए। होता है ना जब हम कॉपी करवाते, फ़ोटो कॉपी, 1 कॉपी 2 कॉपी जो भी, वैसे ही हमारी बॉडी में भी कॉपी हो रही है। बेसिक इवेंट जो रिप्रोडक्शन में होता है ना, वो होता है डीएनए का कॉपी बनाना। आखिर कॉपी किस चीज़ की हो रही है, तो कॉपी हो रही है डीएनए की। डीएनए की कॉपी यहाँ पे बन रही है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बड़े ही आराम से हम लोग ये पूरे चैप्टर को करेंगे। तो यहाँ पे कॉपी बना रही है, हम समझ गए ये बात। अब डीएनए की कॉपी बनाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो हमारे न्यूक्लियस में होता है ना, जब हम सेल पढ़ते हैं तो हमने सेल के अंदर पढ़ा है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए ही है जो हमारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहा है। डीएनए जो होता है ना, वो होता है, अगर डीएनए में प्रोटीन मिला दे, ठीक है, डीएनए में अगर प्रोटीन मिला दे जो कि हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये बस आपको बेसिक आइडिया देने के लिए, तो जो चीज़ बनती है उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। और यही क्रोमोसोम जो है वो सेल्स डिवीज़न के अंदर, क्योंकि सेल डिवाइड कर रहे हैं, तो सेल डिवीज़न के अंदर ये जो क्रोमोसोम है ये डिवाइड कर जाता है। इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर होता है हमारा इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, दैट इज़ डीएनए। डीएनए के अंदर जीन होती है, और जीन ही होता है जो हमारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहा है। हम क्या पहुंचा रहे एक जनरेशन दूसरे जनरेशन, जीन्स हमारे। ठीक है, और ये जीन्स डीएनए के अंदर होते हैं, और डीएनए प्रोटीन मिलके क्रोमोसोम बना दे। ये सिंपल सी चीज़ एक बार आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि कल को बीपीएससी इस तरह का अगर कुछ पूछ देता है क्रोमोसोम डीएनए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक और चीज़ बता दूँ, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है,
और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, इसलिए जो क्रोमोसोम है वो आपका न्यूट्रल चार्ज होता है, वो ऐसा कोई भी चार्ज नहीं होता, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं। ठीक, डीएनए की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ कहा गया है कि डीएनए जो होती है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं और डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन की। वेरिएशन माने विभिन्नता। विभिन्नता का क्या महत्व है? तो देखो, जब हम रिप्रोडक्शन भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्या अंतर है सेक्सुअल और एसेक्सुअल में? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाता है वेरिएशन, जिसको हम लोग कहते हैं विभिन्नता। ठीक है, विभिन्नता आ जाती है। नाम से आपको नहीं लग रहा विभिन्न? विभिन्न मतलब क्या होता है? अलग। तो जब ये डीएनए की कॉपी बन रही होती है ना रिप्रोडक्शन के दौरान, एक डीएनए से दूसरे डीएनए, इस दौरान क्या होती है ना, कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं। यही वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन का बेसिस बन पाता है। इवोल्यूशन क्या है? अच्छा चलो मैं आपको बताती हूँ। ये हम लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो कुछ चीज़ें बदल रही हैं। जैसे क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं? अगर आप सोच के देखो, मैं समझाती हूँ। इन्वायरमेंट बदला है हमारा काफ़ी, है कि नहीं? जो हमारे परदादा के परदादा होंगे फॉर एग्जांपल, उनके समय जो इन्वायरमेंट, वातावरण जिसमें वो रहते थे, फूड हैबिट्स जो उनकी थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी से बहुत अलग होंगी। उसके अलावा टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अंदर ही आ गया, क्लाइमेट हो गया, वो सब बहुत अलग था उस समय, अभी बहुत अलग है। ठीक है, इस अलग होने की वजह से उनको जिस चीज़ों की ज़रूरत थी, हमें उन चीज़ों की ज़रूरत शायद ना हो। ठीक है, उन लोगों के टाइम ऐसा कोई क्लाइमेट चेंज नहीं था, ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी, तो उनको वैसे अडेप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट हमारे टाइम वो ज़रूरत है, तो हम कैसे उस ज़रूरत के काबिल बनेंगे? तो इवॉल्व करके बनेंगे। कैसे बनेंगे? इवॉल्व करके बनेंगे। इसी को इवोल्यूशन कहते हैं। तो इवोल्यूशन आया कैसे? कुछ चेंजेस हुई होंगी, आप वेरिएशन को चेंजेस मान लो। ठीक है, चेंजेस मान लो, कुछ चेंजेस हुई होंगी, कोई बदलाव आया होगा, तभी तो हम उस लायक बने हैं। यही बदलाव वेरिएशन होता है और यही बदलाव डीएनए कॉपी के प्रोसेस के दौरान होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। यानी अगर किसी स्पीसी को सर्वाइवल करना है ओवर टाइम, समय के साथ उनको सर्वाइव करने के काबिल बनना है किसी भी स्पीसी को, तो वो क्या करेगा? उसको वेरिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वेरिएशन होगा तभी जाकर वो समय के साथ अपने आप को उस लायक रख सकेगा कि वो सर्वाइव कर सके। ठीक, इतना आप समझ गए। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट, चेंजिंग इन्वायरमेंट। जैसे कि मैंने कहा था, चेंजिंग इन्वायरमेंट के लिए इस लायक बनते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि वेरिएशन तो इम्पॉर्टेंट है भैया, तभी हम इवॉल्व कर पाएंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या है? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है सिंगल ऑर्गेनिज्म में? तो चलो हम बात करते हैं। ये सिंगल ऑर्गेनिजम्स की क्या हम बात कर रहे हैं? सिंगल के मतलब बात करें यूनिसेलुलर। आपको मैंने बताया ना पिछले क्लासेस में, यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है? यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो एक कोशिका से मिलके बना हो। वेट अ मिनट, एक कोशिका से जो मिलकर बने हो, मिलकर क्यों बनेंगे? एक कोशिका मतलब मिलने की बात ही नहीं, एक कोशिका से जो बना होगा उसको हम लोग सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर कह रहे हैं। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इनका जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है ना, उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिर्फ एक माता पिता। ओके, और इस वजह से बहुत तरह के मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको पढ़ने हैं। माइंड यू, मैं आपको बता दूं, बीपीएससी के लिए ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। इनफैक्ट अगर मैंने पीवाईक्यूज आप लोगों के लिए रिसर्च किए हैं, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि अभी तक जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो
प्लांट के रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे ज़्यादा आए हैं बशर्ते ह्यूमन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है, तो अभी तक आया नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आएगा नहीं। तो हमारा काम यहाँ बीपीएससी में यही है कि हम आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करें, ठीक है। चलो, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होता, नो वेरिएशन, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जाते हैं। लेकिन फिर आप लोग मेरे से एक सवाल पूछोगे कि मैम आपने बताया कि जो वेरिएशन है वो ज़रूरी है इवॉल्व करने के लिए, तो ये ऑर्गेनिजम्स के भी तो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है जैसे हमारा चेंज हुआ है, तो ये कैसे इवॉल्व करते हैं? और ये क्वेश्चन आपको पूछना भी चाहिए एंड इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसीलिए क्योंकि इनमें वेरिएशन तो नहीं होता पर इनमें म्यूटेशन नाम की एक चीज़ होती है। जो एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें म्यूटेशन होता है, ये रैंडम म्यूटेशन होता है और ये म्यूटेशन तब होता है जब इनको नीड होती है, जैसे इनको किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में रहना है तो वो इस तरह से म्यूटेट कर जाएंगे। आपने जब कोविड वैक्सीन, कोविड वायरस की नाम सुनी थी तो आपने सुना होगा कि कोविड वायरस म्यूटेट कर रहे हैं, न्यूज़ में हम बड़ा रहता था। म्यूटेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको भी तो चेंज करना है ना, चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से। आप इसमें वैक्सीन डाल रहे थे, आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, तो इनको दिक्कत हो रही थी प्रोपेगेट करने में, तो इसी वजह से इन लोगों ने म्यूटेशन का सहारा लिया। जैसे हम वेरिएशन लेते हैं, ये म्यूटेशन लेते हैं। ये बस एक रैंडम ट्रिविया, रैंडम नहीं, वेरी एप्ट ट्रिविया है जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब हम लोग एक एक करके सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे एंड माइंड यू गाइज ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पहला है विखंडन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फिजन, ठीक है। पहला है फिजन। वेट अ मिनट, ये मेरे पेन को क्या हुआ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, पहला हम लोग जो देखेंगे वो है फिजन। फिजन मतलब होता है विखंडन। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग एसेक्सुअल देख रहे हैं, उसमें यूनिसेलुलर देख रहे हैं। क्या होता है इसमें? फिजन का नाम ही विखंडन है। आप हिंदी वर्ड से मतलब समझो, खंडन, खंडन माने डिविजन। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है अपने सेल को डिवाइड करके, यानी एक ऑर्गेनिज्म जो ओरिजिनल था वो डिवाइड करके दो में बदल गया। सिंपल है, यही चीज़ हम लोग देख रहे हैं। ये हो गया आपका विखंडन। इसमें ये किस में होता है, तो एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में, ठीक है। इसमें ये लोग एकदम इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे लिस्मानिया नाम का एक ऑर्गेनिज्म जो काला जार करता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ही लिस्मानिया का भी नाम मेंशन्ड है और काला जार का भी, तो आपके लिए ये हो जाता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देखो, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ सबको याद रह जाएगा, ठीक है। लिस्मानिया थोड़ा डिफिकल्ट है याद करना, तो हम वही करेंगे। लिस्मानिया नाम का जो ऑर्गेनिज्म है वो बाइनरी फिजन करता है डेफिनिट वेरिएशन में। बाइनरी फिजन का मतलब हुआ दो पार्ट में डिवाइड कर जाना, ठीक है। आपको पता चल गया बाइनरी फिजन, दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करना। एक और चीज़ जो एनसीईआरटी में ही मेंशन है वो है प्लाज्मोडियम। ये मलेरिया का पैरासाइट है, तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि मलेरिया कौन करता है, प्लाज्मोडियम करता है। ये जो है वो मल्टीपल फिजन करता है। आपको फिजन का मतलब मैंने बता दिया, डिवीजन। अभी एक में करे, दो में करे, मल्टीपल पार्ट्स में करे, ये इनके ऊपर होता है। तो जो प्लाज्मोडियम और ऑर्गेनिज्म होती है जो कि एक पैरासाइट है, वो प्रोटोजोआ है टू बी प्रिसाइज, ये जो है मलेरिया कॉज करता है और ये डिवाइड करता है कैसे, मल्टीपल फिजन में। ये सब डिवाइड कर क्यों रहे हैं? ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए, अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मैंने कहा ना, रिवाइज ज़रूर करिएगा आप लोग पीछे की क्लास में, मैंने पूरे अच्छे से बताया था कि वाई डू वी नीड टू रिप्रोड्यूस। मैंने चार्ल्स डार्विन की बात बताई थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात बताई थी, तो एक बार पीछे जाकर आप लोग ये देख लेंगे। अगर हम लोग ईस्ट की बात करें तो ईस्ट भी एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक फंजाई है, सिंगल सेल है, एक फंजाई है। ये मैंने बड़े क्लासेस में आपको बताया है। ये बडिंग करते हैं, ठीक है, और इनके बड जो हैं वो उगते हैं और फिर वो सेपरेट कर जाते हैं फर्दर, तो हमने वो देख लिया। अब हम दूसरा फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे विच इज़ फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो टूट जाता है छोटे छोटे पीसेस में जब वो मैच्योर करता है। मैच्योर का मतलब क्या, जब वो उस लायक हो जाएगा तो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा। जैसे कि स्पाइरोगाइरा,
एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स हैं ना, दीज आर लाइक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं कह रही हूँ ये नाम, ये एग्जाम्पल, द वे दे रिप्रोड्यूस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यही एग्जाम में आपके आएगा। तो फ्रैगमेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पाइरोगायरा वो पीसेज में टूट जाता है मैच्योर होने के बाद। ओके, अब हम एनसीईआरटी में ज़रा एक बारी पिक्चर देख लेते हैं स्पाइरोगायरा की, क्योंकि अगर हमने बात करी है तो स्पाइरोगायरा को एक बार देख भी लेते हैं। आई गेस स्पाइरोगायरा इज़ नॉट देयर इन एनसीईआरटी। चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को स्पाइरोगायरा कैसे फ्रैगमेंटेशन करता है, बिकॉज अच्छा है देखेंगे तो विजुअल मेमोरी क्रिएट होगी। ये देखिए, ये है स्पाइरोगायरा में फ्रैगमेंटेशन। ये पूरा ऑर्गेनिज्म स्पाइरोगायरा है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म, और ये 2 फ्रैगमेंट्स में टूट गया है। ये 2 इसकी डॉटर सेल्स हो गई हैं। तो किस तरह से फ्रैगमेंट्स में टूटा है, पार्ट्स में टूटा है, यही चीज़ हम देख रहे हैं। स्पाइरोगायरा एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और ये सेप्टा है, यही सेप्टा से टूटता है ये, ठीक है। आप देख सकते हो सेप्टे बने होते हैं और सेप्टे से टूट जाता है। तो ये था हमारा फ्रैगमेंटेशन। तो मैंने आप लोगों को फ्रैगमेंटेशन दिखा दिया स्पाइरोगायरा में। नाम याद रखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है जनन, ठीक है, पुनर्जनन। पुनर्जन्म का क्या मतलब होता है, नाम से आपको पता चल रहा है कि रीजनरेट कर गया, यानी अगर ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट को एक किसी ऑर्गेनिज्म को डालो, उसका बॉडी पार्ट को निकाल दो, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि उस बॉडी पार्ट में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो इस लायक होते हैं कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं, इतने केपेबल होते हैं। तो यहाँ भी आपके लिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा और प्लेनेरिया, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। देखो, हाइड्रा और प्लेनेरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अगर आप कट करोगे ना उनको जितने भी नंबर ऑफ पीसेस में, वो हर पीस एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। कितने सालों से हम ये चीज़ चाह रहे हैं, हमारे लिए ये एक तरह की फैंटेसी है कि भाई कुछ ऐसा कुछ हमारा ऐसे मेडिकल साइंस एडवांस हो जाए या कुछ भी हो जाए कि, और कितने विलन्स ऐसे बने हैं, या फिर कितने ऐसे माइथोलॉजी आप पढ़ोगे, जैसे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे तो उसमें रक्त बीज नाम के इस तरह के बहुत सारे ऐसे राक्षस और दानव हुआ करते थे जिनके रक्त से नया ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता था। तो वो सारे जितने भी हमारे माइथोलॉजिकल क्रीचर्स हैं या फिर विलन्स हैं, ये ऐसी चीज़ों से ही इंस्पायर हुए हैं, हमारे ही ऑर्गेनिज्म से इंस्पायर हुए। इवन जो प्लेन फ्लाई करने की बात है, आज एरोप्लेन्स आप देख रहे हो, वो हमारे इंसेस्टर्स, हमारे फोर फादर्स ने जब बर्ड्स को देखा तो रियलाइज़ किया कि शायद हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो एवरीथिंग दैट इज़ देयर टुडे हैज़ बिन इंस्पायर्ड बाई द नेचर। नेचर में ही वो चीज़ें हैं जो इंस्पायर हो रही है। और बहुत जल्द ऐसा भी हो जाएगा कि आपने स्टेम सेल्स और ऐसी चीज़ें सुनी है कि हमारी बॉडी से भी आप नए ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गन्स तो इनफैक्ट बना ही लोगे। अभी भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑन द वे हैं, बट अभी इसमें भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। बट इंस्पिरेशन आप जैसा कि देख सकते हो, ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, सब नेचर से है। तो जस्ट थिंक ऑफ इट एज एन इंटरेस्टिंग थिंग, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। चलो, तो ये मैंने आप लोगों को बताया, डाइग्रेस नहीं करना ज़्यादा। हाइड्रा और प्लेनेरिया जो है वो n नंबर ऑफ स्पीसीज़ में डिवाइड हो जाएंगे अगर आप उसको कट करोगे उस हिसाब से। फिर बारी आती है मुकुलन। मुकुलन का मतलब होता है बडिंग, ठीक है। बडिंग जो है वो हाइड्रा यूज़ करती है, यानी हाइड्रा इज़ इम्पॉर्टेंट। हाइड्रा में आपने रीजनरेशन भी देखा, हाइड्रा में आपने बडिंग भी देखी, तो हाइड्रा नाम जो है वो आप याद रखेंगे। ओके, हाइड्रा टर्म, हाइड्रा का नाम याद रखना है। चलो, हाइड्रा की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा के अंदर जब बडिंग होती है तो वो अपनी रीजनरेटिव सेल्स जो होते हैं उसको यूज़ करके ही बडिंग कर लेते हैं। यानी आपको ये मैं चलो एक पिक्चर दिखाती हूँ जो एनसीईआरटी में, ये है हाइड्रा। हाइड्रा में अब जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा हाइड्रा था, यहाँ पे एक छोटी सी बड निकली, कली, ठीक है, बड माने कली। ये बड वापस में एक नया हाइड्रा बन के तैयार हो गया, कुछ देर में यहाँ से डिटैच कर जाएगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है। हाइड्रा के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल गई। हिंदी में देखें तो आप देख सकते हैं इसको मुकुल बोल रहे हैं। मुकुल किस तरह से नया हाइड्रा बन जा रहा है। तो हाइड्रा जो अपनी रीजनरेटिव सेल से रीजनरेशन भी कर रहा है, बडिंग भी कर रहा है। यहाँ पे बड्स जो है वो बाद में, जैसे मैंने कहा, टूट जाएगा बॉडी से जब वो मैच्योर हो जाएंगे और नया हाइड्रा बन जाएगा। फिर बारी आती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कायिक प्रवर्धन। इसमें क्या होता है, प्लांट जो हैं डेवलप कर जाते हैं नए प्लांट में अप्रोप्रिएट कंडीशंस में,
पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं कि व्हाट आर दी वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम और लीव। यहाँ पे ना ही कोई फ्लावर है ना ही कोई फ्रूट है, ये चीज़ आप याद रखोगे। रूट, स्टेम और लीफ ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। क्योंकि फ्लावर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लावर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वो कैसे, फ्लावर तभी बनता है ना जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्रूट्स तभी बनते हैं ना जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट यहाँ हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो आपके जो हैं वो बनेंगे अ नेक्स्ट प्लांट, न्यू प्लांट। और वो वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं, रूट से भी बन सकता है, स्टेम से भी बन सकता है, लीफ से भी बन सकता है। और मैंने पिछले क्लासेस में 6-7 क्लासेस या आप जब एनसीईआरटी खोलोगे तो जब हम बात कर रहे थे तो मैंने एक एक आपको एग्जाम्पल दिया है कि कौन से रूट से कौन सी चीज़ बनती है, स्टेम से कौन सा वेजिटेटिव पार्ट बनता है, लीफ से कौन सा वेजिटेटिव पार्ट बनता है। आप लोग प्लीज़ जाके रिवाइज कीजिए, मैं अभी बता सकती हूँ आप लोगों को, इनफैक्ट एक आध एग्जाम्पल दे भी दूंगी, बट डिटेल में उसमें जाके देखिए, बिकॉज रिविजन का कोई सानी नहीं है, रिविजन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। यू गॉट टू रिवाइज करोगे तभी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आधा आधा नंबर इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तो पूरे के पूरे 1 नंबर की बात हो रही है कि नहीं। कितने रैंक्स बदल जाते हैं पॉइंट मार्क्स से, कितने एग्जाम्स मिस हो जाते हैं पॉइंट मार्क्स से, बट यहाँ पे पूरे 1 मार्क्स की बात है। तो वी विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ चांसेस, हम कोई चांस नहीं लेंगे। चलो मैं एक आध एग्जाम्पल दे देती हूँ। लीव्स में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मैंने एक ब्रायोफिलम नाम के लीफ की बात बताई थी। ब्रायोफिलम के जो पत्ते होते हैं ना, उस पत्ते से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म निकल के आ जाता है, ठीक है। तो एक तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। उसके अलावा अगर हम लोग स्टेम की बात करें, तो जब स्टेम में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ना, तो स्टेम में जिस तरह का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है उसमें जो स्ट्रक्चर बनती है उसको रनर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेम में से स्टेम हुई आपकी और स्टेम के अंदर से ही एक नया प्लांट निकल के बाहर आने लगता है। अगर हम लोग रनर की एग्जाम्पल की बात करें तो 2-4 एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने उस क्लास में भी कराया है, बट स्टिल, जैसे साइनोडॉन नाम का एक प्लांट है जो रनर के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। दूसरा है मिंट। ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं आपके स्टेम के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो रनर टर्म याद रखना आपको, ठीक। वैसे ही जब रूट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है तो ट्यूबर्स के थ्रू करता है। ट्यूबर में आपका एग्जाम्पल हो गया स्वीट पोटैटो। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई। उसके अलावा भी और डिटेल जाननी है तो आप पीछे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। रनर और ट्यूबर में और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए, और ये इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में और भी बिहार जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, इसमें इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। आप एक पल के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन थोड़ा कम पढ़ के जा सकते हो, बट इससे नहीं कर सकते। इट्स वेरी ईजी, इनफैक्ट आप देखो, इसको एक आध बार पढ़ोगे, एक आध बार क्वेश्चन बना लोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो इसका क्या फ़ायदा है। कई बार क्या होता है ना, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, जैसे अगर शुगर केन उगानी है, रोज़ उगाना है या फिर अंगूर उगाने एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, तो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं आप। इससे क्या होता है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, मतलब लेयर्स में कट करना, ग्राफ्ट में कट करना। इससे क्या होता है कि ईजी हो जाता है प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट का प्रोपेगेशन ईजी हो जाता है, सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं ना जो अपनी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड लूज़ कर चुके होते हैं, जिनमें अब ना सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है, बट आपको उगाना तो है ना अपनी बेनिफिट के लिए। तो क्या करना होता है उस केस में, रोज़, जैसे कि गुलाब के पेड़ जो होते हैं ना, उसमें अगर आप गुलाब देखो अगर एक तरह से, तो गुलाब में क्या होता है ना कि कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि उसकी जो स्टेम होती है उसको कट करके आप लगा दोगे ना, तो एक अपने में नया गुलाब बन जाएगा, ओके। वैसे ही बात करते हैं ऑरेंज की, बनाना की, इन सब में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एडवांटेज क्या है, जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से रेज होते हैं ना, दे कैन बेयर फ्रूट्स एंड फ्लावर अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। और ये भी हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम का स्टेटमेंट, क्योंकि एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। ऐसे प्लांट जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, जो कि कायिक प्रबंधन करते हैं, वो जो है उनमें जो फल और फूल, इनमें जल्दी आ जाता है। किसके मुकाबले, ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले इसमें फल और फूल जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। ये एडवांटेज है।
All plant produce are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristic. और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप रिप्रोडक्शन सेक्शुअल की बात करते हो तो उसमें डिसिमिलैरिटी आ जाती है, क्योंकि आप एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे तो नहीं दिखते ना, एकदम डिट्टो तो नहीं दिखते। बट प्लांट्स में क्या होता है, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, कोई सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, तो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट के जो बच्चे होते हैं, और उनमें सारे वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो पेरेंट के होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और जो रिप्रोडक्शन का मेथड है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु बीजाणु समासंग की अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल है रिजोपस। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो होता क्या है स्पोर फॉर्मेशन में, आपको ये स्पोर्स दिख रही हैं, ये रहा आपके सामने रिजोपस, यहाँ पे रिजोपस है, रिजोपस का नाम याद रखेंगे। रिजोपस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर ही बनता है स्पोर, ये रहा इसका स्पोरेंजिया, बीजाणु, यहाँ से आपके बीज निकल रही हैं। ये बीजाणु जो है वो स्पोरेंजिया के इसी बीज जो है वो नीचे गिरेंगे और नीचे गिर के खुद एक नया रिजोपस प्लांट बना देंगे। ठीक है, एक नया प्लांट बनाने के केपेबल हो जाते हैं ये रिजोपस में। इनके अंदर सेल्स और स्पोर्स होती हैं जो नया रिजोपस इंडिविजुअल बना लेता है। ये आप समझ गए। अब हम लोग पहुंच गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट चीज़, रिजोपस, ये सारी चीज़ें, इसको एकदम से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम लोग करने वाले दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हम ह्यूमन का भी करेंगे। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होता है जब कंबाइन होते हैं डीएनए दो डिफरेंट इंडिविजुअल के। ए सेक्शन में हमने क्या देखा था, ए सेक्शन में देखा था एक ही पेरेंट था, सिंगल पेरेंट था, तो हमें पता चल गया था कि हाँ भैया ए सेक्सुअल है, एक पेरेंट ही सारा काम कर दे रहा था। पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो दो तरह के डीएनए इन्वॉल्व होते हैं, कम्बिनेशन होता है डीएनए का, एक पेरेंट का दूसरे पेरेंट का, एक पेरेंट फीमेल दूसरा पेरेंट मेल, और इनका कॉम्बिनेशन हो करके एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं। वही होते हैं इसमें दोनों सेक्स, मेल और फीमेल सेक्स, दोनों का रोल होता है, दोनों की ज़रूरत होती है, यानी एक पेरेंट नहीं डबल पेरेंट चाहिए होता है। मैंने पिछली क्लास में इसका डिवीजन भी बताया था आपको। जब दो नए सेल्स बनते हैं डीएनए के तो वो किस प्रोसेस से बनते हैं, इसमें कॉपी होती है डीएनए की। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेल डिवीजन के प्रोसेस मियोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, जब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये माइटोसिस है, बट जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो मियोसिस है। ठीक, मियोसिस होगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। देखो जो सेक्स सेल्स होते हैं ना उनको जर्म सेल भी बोलते हैं। अभी क्या होता है, मोस्टली जब ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं तो उसमें दो तरह के पेरेंट है, इतना तो आपको पता चल गया। एक होता है मोटाइल, एक होता है स्टेशनरी। इसका क्या मतलब होता है ये भी मैं बता रही हूँ। मोटाइल का मतलब जो मूव कर सके, स्टेशनरी जो रुका हुआ हो। ठीक है, जो स्टेशनरी होता है ना सेल, उसका क्यों स्टेशनरी होता है, क्योंकि ये फूड स्टोर करता है। फूड स्टोर करता है क्योंकि देखो जब रिप्रोडक्शन हो रहा है और इम्पॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए, तो क्या होता है कि उसको भी तो एनर्जी चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो एक पेरेंट का काम होगा ना वो एनर्जी प्रोवाइड करना, फूड स्टोर कराना, बेबी क्रिएट करना, तो वो स्टेशनरी वाला काम करता है और ये लार्जर साइज़ का होता है। और दूसरा होता है मोटाइल, ये छोटे साइज़ का होता है, स्मॉलर साइज़, और स्मॉलर साइज़ होता है और ये मूव करता है। ओके, यही मूव करके इसके पास जाएगा, दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे और फ्यूज़ करके एक नया सेल बना लेंगे जो कि वो ऑफस्प्रिंग होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म होगा, है कि नहीं। ये वाली चीज़ होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग अगर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की बात करते हैं तो इसके लिए हमें जानना होगा कि क्या है रिप्रोडक्टिव प्लांट फ्लावर में। तो जो आपको पता है, मैंने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म बताया था आपको जब हम लोग डिवीजन देख रहे थे। तो एंजियोस्पर्म आर दी फ्लावरिंग प्लांट, यही फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के केपेबल होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें फ्लावर प्रेजेंट होता है और फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है।
तो फ्लावर के कुछ कुछ पार्ट्स होंगे जिनका अलग अलग रोल होगा, कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा, यही चीज़ आज हम देखने वाले हैं। तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्टेमन, जिसको कहते हैं पुंकेसर, और फिर दूसरा होता है पिस्टिल, जिसको कहते हैं स्त्रीकेसर। देखो स्टेमन जो होता है ये रहा, ये मेल पार्ट है, ठीक है, और पिस्टिल जो होता है ये फीमेल पार्ट है। ओके, मेल पार्ट फीमेल पार्ट, इनके अंदर होते हैं जर्म सेल्स, मेल के पास मेल का, फीमेल के पास फीमेल। जर्म सेल का मतलब कुछ नहीं, सेक्स सेल को ही जर्म सेल बोल रहे हैं, ठीक है, सेक्स सेल क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहा है। स्टेमन हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पुंकेसर। यहाँ पे क्या होता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। ये पोलन ग्रेन येलो कलर के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल का सेक्स सेल्स होते हैं। पिस्टिल फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके अंदर भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। स्टेमन 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एंथर और फिलामेंट। ये रहा आपका, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। वैसे ही अगर पिस्टिल की बात करें तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। स्टेमन 2 पार्ट में, पिस्टिल 3 पार्ट में। पिस्टिल के अंदर होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, आप देख सकते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। यहाँ पे जब हम लोग पिस्टिल की बात करते हैं तो पिस्टिल सेंटर ऑफ अ फ्लावर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओवरी जो होती है वो स्वोलन बॉटम पार्ट होता है, ये रही आपकी ओवरी, यहाँ पे ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल के अंदर एग सेल होते हैं। यही एग सेल मेल के जो पॉलन ग्रेन के अंदर स्पर्म सेल है उससे मिलेगा और मिलके एक नया प्लांट बनाएगा। स्टाइल हो गया ये मिडिल इलोंगेटेड पार्ट, और स्टिग्मा हो गया जो ये ऊपर की साइड में होता है क्योंकि यहीं पे आके पोलन ग्रेन लैंड करेंगे। एंथर से पोलन निकलेगा, स्टिग्मा पे लैंड करेगा, स्टिग्मा से स्टाइल होते हुए ओवरी पहुँच जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब क्योंकि स्टिग्मा पे आकर के पोलन को लगना है तो इसके ऊपर कुछ तो चीज़ होनी चाहिए ना। अब ये तो ऐसा हाथ की तरह तो है नहीं कि पकड़ लेगा, कुछ तो होना चाहिए। तो इसकी सरफेस टिकी होती है, चिपचिपी होती है, तभी जब पोलन इस पे आके लैंड करता है तो चिपक जाता है और चिपक हो जाके नीचे चला जाता है। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब जब ये फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का, उसको ही हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, जाइगोट से बनता है नया प्लांट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के लिए पोलन जो है वो स्टेमन से स्टिग्मा तक जाना ज़रूरी है और इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। ये तो कितनी क्लासेस में हम कर चुके हैं। और पॉलिनेशन के एजेंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव में आपके लिए पॉलिनेशन के एजेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप देख के आएंगे। बहुत सारे एजेंट होते हैं, एक विंड के थ्रू होते हैं, वाटर के थ्रू होते हैं, और इनके नाम भी हैं एनीमोफिली, हाइड्रोफिली। ये सारे एग्जांपल्स आपको देखना है, ये मैंने पिछले क्लास में आपसे बात भी की थी। इंसेक्ट्स जो हैं वो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट, जैसे कि बीज, ये एक बहुत अच्छा पॉलिनेटिंग एजेंट है। तो ये एजेंट आपको याद रखना है। एजेंट का क्या मतलब है, जो पॉलिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट मूव तो नहीं कर सकते ना, खुद से इधर से उधर नहीं जा सकते, तो कोई एजेंट चाहिए होता है इनके पॉलन ग्रेन्स को मूव करवाने के लिए। पॉलिनेशन भी 2 तरह के होते हैं, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ नाम से आपको पता चल रहा है जब एक ही फ्लावर पे, ये फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे आपके स्टिग्मा भी होगी, पिस्टिल भी होगा और आपका साथ ही साथ स्टेमन भी होगा। तो अगर इसी पिस्टिल से इसी स्टेमन पे जाएगी ये, तो हम लोग कह रहे हैं सेम फ्लावर में, तो सेल्फ पॉलिनेशन। वही अगर यहाँ पे एक फ्लावर है और उसी के बगल में एक दूसरा फ्लावर है, यहाँ का स्टेमन यहाँ के पिस्टिल में चला जाए, ठीक है, यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, तो इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कह रहे हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब होता है, यानी कि इनमें सिर्फ से स्टेमन होगा या पिस्टिल होगा, यानी बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यानी इसमें स्टेमन भी होगा पिस्टिल भी होगा। इसका ये मतलब है यूनिसेक्स माने एक, यानी या तो वो मेल होगा स्टेमन हो गया तो, या तो वो फीमेल होगा पिस्टिल हो गया तो। और अगर बाइसेक्सुअल है तो उसके अंदर मेल का पार्ट भी है और फीमेल का पार्ट भी है। एकदम ही सिंपल सी चीज़ है। आपके लिए यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल। जो बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल है वो है अड़हुल, हिबिस्कस जो बोलते हैं, और मस्टर्ड, ठीक है, सरसों का फूल। और जो यूनिसेक्सुअल वो हो गया पपाया और वाटरमेलन। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़, ये रखनी है याद। मैं ये भी बताऊंगी आपको कि क्या याद रखना है क्या याद नहीं रखना है।
फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो डिवाइड कर जाता है सेवरल टाइम्स। ये जाइगोट बन गया ना, रिप्रोडक्शन हुआ, मेल और फीमेल के गैमेट्स मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, एफ से फर्टिलाइजेशन, चलो फर्ड लिख देती हूँ, उसके बाद जाइगोट बना, और जाइगोट जो है वो बाद में एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो ही जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये होता है आपका रिप्रोडक्शन का फ्लो चार्ट। तो यहाँ जो जाइगोट बन रहा है ना, जाइगोट डिवाइड करता है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा होता है, डिवीजन करेगा वो भी सेवरल टाइम्स, काफ़ी टाइम डिवाइड करके एम्ब्रियो बनेगा, और ये एम्ब्रियो कहाँ होगा, ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल कहाँ थी, ओवरी के अंदर, यानी कि फीमेल की ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, वहीं पे एम्ब्रियो बनेगा। ये ओव्यूल जो है बाद में एक टफ कोट डेवलप कर लेगा और ग्रेजुअली सीड बन जाएगा। यानी ये हो गया आपका एग्जाम का क्वेश्चन कि क्या सीड क्या होता है, तो सीड इज़ एन ओव्यूल, ठीक है, सीड इज़ एन ओव्यूल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओवरी फिर रैपिडली ग्रो करेगी और राइपन करके फ्रूट बन जाएगी। जब ओवरी में सीड बन गया और कुछ देर के बाद वो राइपन होगा तो वो एक फ्रूट बन जाएगा, यानी आप फ्रूट को आप मान सकते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट है फ्रूट, ओके। और फ्रूट के अंदर जो सीड होती है वही लाइफ लेके जाता है। सीड की अगर हम लोग बात करें तो सीड इज़ द फ्यूचर प्लांट। अगर आपको फ्यूचर प्लांट जाना है तो इट इज़ सीड, एंड सीड इज़ अ ओव्यूल, ठीक है, राइपेंड ओव्यूल। ओव्यूल की बात करें, जब ये फ्यूचर प्लांट है ये बाद में सीडलिंग बनेंगे, उसके बाद अप्रोप्रिएट कंडीशन में जर्मिनेट कर जाएंगे। अच्छा, अब ये अप्रोप्रिएट कंडीशन का क्या मतलब है? अप्रोप्रिएट कंडीशन का ये मतलब है अगर आपने एक बीज लगानी है किसी मिट्टी में तो वो कैसे प्लांट बनता है, बीज एक प्लांट कैसे बनता है, बीज एक प्लांट तब बनता है जब उसको पानी प्रॉपर मिले, सनलाइट प्रॉपर मिले, टेम्परेचर प्रॉपर मिले, उसको उस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खाद जो उसको बोल रहे हैं, खाद प्रॉपर मिले, ये सारी चीज़ें प्रॉपर मिलेगी तभी वो डेवलप कर पाएगा। यही है अप्रोप्रिएट कंडीशन। अगर ये अप्रोप्रिएट कंडीशंस ना हो तो सीड ना कभी जर्मिनेट नहीं कर सकेगा, अंकुरित नहीं हो पाएगा। जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरित होना, अंकुरित नहीं हो पाएगा। और अंकुरित होने के लिए इसको ये अप्रोप्रिएट कंडीशंस चाहिए, और जब तक अंकुरित नहीं होता सीड तब तक हम लोग कहते हैं कि सीड डॉर्मेंट है। जब तक सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करता हम कहते हैं डॉर्मेंट। और डॉर्मेंसी नाम की चीज़ को तोड़ने के लिए हार्मोन्स की भी बहुत बड़ी रोल होती है, क्योंकि हमने हार्मोन्स की भी बात करी है पिछले ही क्लास में हमने हार्मोन की बात की है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और मैंने आप लोगों से चलो ये क्वेश्चन बताओ, कौन सा हार्मोन है जो सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने में मदद करता है? तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो काम में आता है, ठीक है, ये आप लोग देखोगे। तो इस तरह से हमने जो है वो प्लांट के पूरे इस चीज़ को देखा। चलो अब कुछ एनसीईआरटी में डायग्राम से उसको देखते हैं। देखो ये जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, देखो स्टिकी सरफेस होता है स्टिग्मा का, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ गया। पॉलन ग्रेन जो है वो क्या करेगा, मेल जर्म सेल जो है वो स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से होते हुए ओवरी चला जाएगा। ओवरी में पहले से ही एग में मौजूद है, इस एग में जैसे ही मेल का जर्म सेल जाएगा वो दोनों यहाँ मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे ओवरी में ओव्यूल बनेगा। ओव्यूल जो है उसके बाद क्या होगा, वो सीड बन जाएगा, उसके आसपास जो है वो राइपन होने के बाद ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाएगी, और ये होता है जर्मिनेशन। देखो जर्मिनेशन में क्या हो रहा है, हिंदी में भी आप देख सकते हो। ये देखो मादाशय में अंडाशय में किस तरह से आया, यहाँ से कैसे परागकण जो है नीचे आए और किस तरह से काम हुआ। अंकुरण बोलते हैं जर्मिनेशन को हिंदी में। इसमें क्या होता है, जैसे एक सीड है, सीड के अंदर फ्यूचर का शूट और फ्यूचर का रूट दोनों होता है। शूट का मतलब होता है जो रूट के ऊपर, स्टेम हो गए, लीफ हो गए, ये सारे शूट सिस्टम होते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। भावी प्रगा जो हम लोग का प्ररोह है, भावी प्ररोह है, ये भावी प्ररोह का मतलब हुआ फ्यूचर शूट। शूट मैंने आपको बता दिया। वैसे ही भावी जड़, फ्यूचर की रूट जो होती है वो रेडिकल। ये माने कि जब आपका सीड जर्मिनेट करता है तो प्लूम्यूल और रेडिकल में डिवाइड करता है। तो ये भी टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्या इंपॉर्टेंट हो गया, प्लूम्यूल और रेडिकल, ये आपको याद रखना है। प्रांकुर और मूलांकुर ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एग्जाम में पूछ लेंगे व्हाट इज़ प्लूम्यूल, तो प्लूम्यूल इज़ अ फ्यूचर शूट। व्हाट इज़ रेडिकल, सो रेडिकल इज़ अ फ्यूचर रूट। सिमिलरली हिंदी में भी आपसे यही चीज़ें पूछ लेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग अभी देखें डायग्राम में तो आपने देख लिया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर में किस तरह से स्त्रीकेशर और पुंकेशर जो है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। तो इस तरह से हमने रिप्रोडक्शन इन
फ्लावरिंग प्लांट देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इससे अभी तक ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, हार्मोन से आते हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर लेवल बढ़ाना चाहे तो। इसको अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, और तब तक आप लोग मुझे क्वेश्चन ऑफ द डे बताओगे कि कौन सा हार्मोन प्लांट का सीड डोरमेंसी ब्रेक करता है, एंड अच्छे से रिवाइज़ करोगे। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर रिवाइज़ नहीं किया है तो अच्छे से रिवाइज़ करके तब नेक्स्ट क्लास में आओ, आपका काम भी उधर कंप्लीट हो जाएगा। सारे प्लेलिस्ट में वीडियोज़ आपकी दी हुई हैं, अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे, और ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहले तो डेफिनेटली रिवाइज़ करके आएंगे आप लोग, क्योंकि वो चीज़ें मैंने अच्छे से डिटेल में बताई हैं आप लोगों को, तो काफ़ी इजी होगा आप लोगों के लिए। बाकी सेशन को लाइक करते रहें। काफ़ी जल्दी हम लोग क्लास 10 भी ख़त्म कर देंगे, सारी क्लासेस ऑलमोस्ट मैंने बना ली हैं आप लोगों के लिए, और क्लास 6 टू क्लास 10 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी बिग माइलस्टोन, और हमारा मेजर काम तो इधर ही हो गया। बायोलॉजी से आप लोग डन है, बाकी आगे साइंस की चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। बायोलॉजी से काफ़ी मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, सो वी गॉट टू बी प्रिपेयर्ड, एंड आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, अपनी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हो। सेशन लाइक करते रहें, अपना रिविजन साथ साथ करते रहें, एंड पढ़ते रहें। एग्ज़ाम इज़ कमिंग वेरी क्लोज़र टू अस, राइट? सो आई होप आप लोग सब अच्छे से रहें। चलो मिलती हूँ दूसरी क्लास में।